हाँ भाई, सीट दे दो। आप थोड़ा आगे आ जाओ, इतना पीछे क्या करोगे। बाकी कोई टेक्निकल नहीं पड़ रहा है ना, सभी भी CBT 1 में लगे हुए हैं। हाँ, एक और बात आपको, अरे बता देता हूँ भाई। क्या टाइम टेबल में? दस बजे मतलब 8 से 10 मैथ की कराएं। फिर मेरी मेरी क्लास आएगी 3 बजे ही। मेरा तो शेड्यूल पैक है, वो फिक्स टाइम है। आपको ये आ गया तो ये टाइम यही रहेगा। आप यदि आपको पता हो तो मेरी ज़्यादातर क्लास एक फिक्स शेड्यूल में चलती है। आपकी फिजिक्स में चली तो एक फिक्स टाइम होता था, उसी में वो 2 घंटा चल रही तो 2 घंटा, 1 घंटा चल रही तो 1 घंटा, फिक्स शेड्यूल से चलती है। तो आपके भले कोई भी टाइम इधर उधर हो जाए, मेरा वाला नहीं होगा, वो यहीं रहेगा। जहाँ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी के ऊपर नीचे कोई हो सकता है पॉसिबल, मेरे वाले में तो पॉसिबल नहीं रहता है। लॉक होता है, लॉक कंडीशन है। अभी जस्ट क्लास लेके आया हूँ, अगली क्लास ये है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अब पीछे वाले सारे आगे जाओ, सारे आ जाओ। पीछे वाले ऐसे बंद कर दो भाई। हाँ भाई, अब देखो, एक तो आज आपके डेली टेस्ट है, उसमें टॉपिक के नाम आने लगे हैं। आपने दिया होगा टेस्ट, उसमें टॉपिक का नाम आता है। टेलीग्राम पर शेड्यूल पड़ा है तारीख वाइज, PDF डाउनलोड कर लेना ताकि आप आराम से टॉपिक टेस्ट पूरे दें। क्योंकि आज जो टॉपिक हुआ वापस ये तो टॉपिक आना नहीं है, अगला नया टॉपिक आएगा। तो घर जाके हर दिन आपको 4 या 5 टॉपिक मिलते हैं, सभी सब्जेक्टों को मिलाकर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। एक आध टॉपिक गणित का मिलता होगा, एक टॉपिक रीजनिंग के मिलते होंगे, 1 या 2 टॉपिक मिलते हैं साइंस के। मैक्स टू मैक्स आपको हर दिन कितने टॉपिक मिलते हैं? टोटल 5। हर दिन आपको 5 टॉपिक मिलते हैं और उन 5 टॉपिक को ढंग से पढ़ के टेस्ट देना है। शनिवार को आपका फुल मॉक टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपके टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप अपने चाहो तो टेस्ट में स्किल को वापस सुधार सकते हो, जो कमी रह गई वो पूरी कर सकते हो। सही है कि नहीं है? इस टाइम टेबल में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। टेस्ट वाले टाइम टेबल दिक्कत थोड़ी ना है। दिक्कत वैसे भी क्या है, दिक्कत यही है, पढ़ना पड़ेगा। और अब आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के हर टेस्ट में 75 में से 75 नंबर लाने की पूरी इच्छा रख सकते हो। अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट कमजोर रहेगा, सब्जेक्ट का मामला ही नहीं है। मामला किसका है? चैप्टर का। नहीं तो आज आप टेस्ट देके गए, दूसरे दिन आने लगे कि अभी तक यार नंबर बढ़ नहीं रहा, थोड़ी मैथ कमजोर है। अब तो मैं मामला पूरा नहीं ना, मामला तो केवल चैप्टर का है कि ये चैप्टर है। जैसे मान लो कल मेरे हिसाब से गणित में सिंप्लीफिकेशन आएगा, सरलीकरण आएगा। तो ये है कि आपको सरलीकरण के कितने सवाल आप करके आए हैं, कितनी प्रैक्टिस करके आए हैं, वो दूसरे दिन पता चल जाएगा। और आप पढ़ते पढ़ते बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आप में से कई जनों ने यदि ज्यादा पढ़ लिया तो बोर होने लग जाते हैं, यार इसको कितनी बार पढ़ लिया। अब आपको टॉपिक मिल गए टारगेट, और 5 टॉपिक है ना, पूरे करते करते आपके रात को सोने का टाइम आ जाएगा। उठते फिर इधर ही आना है, थोड़ा बहुत रिवाइज करके इधर ही आना है, ये मामला है। चलो अब हम करते हैं विद्युत कार्य के सामान्य औजार, कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है। इनमें एक सबसे प्रमुख टूल है जो इलेक्ट्रीशियन को अपने पास हमेशा रखना ही चाहिए। वो कौन सा है भाई? बिल्कुल, ये हमारे पास है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर को इसको
नियॉन टेस्टर भी कह दूं, या इसको क्या कह दूं भाई, पेंसिल टेस्टर। इसे नियॉन टेस्टर, यहाँ क्या कह देते हैं, पेंसिल टेस्टर। आप जितने भी पीछे हैं, आप आगे आके बैठेंगे ना, तभी हम शीट देंगे जो बची हुई है, बाकी हम शीट देंगे ही नहीं। देख लेना तुम्हें आना है नहीं आना है। पूरे आगे 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 वाले जगह बैठेंगे ना, तब जाकर हम शीट बांटेंगे, नहीं तो बांटेंगे ही नहीं। ये ध्यान रखना भाई। नियॉन टेस्टर, पेंसिल टेस्टर। अब इलेक्ट्रीशियन इसको क्यों रखता है, ताकि वो जान सकें कि भाई फेज में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, इसीलिए। इसलिए यहां पर एक लैंप लगा हुआ है। ये लैंप कौन सा है भाई, नियॉन लैंप। नियॉन लैंप कितनी क्षमता का है, नियॉन लैंप होता है 0.5 वाट का। आपने इसके अलावा और कहीं नियॉन लैंप लगा हुआ देखा, नहीं देखा? कहां? टेस्ट तो ये रहा ना, इसके अलावा आपने हैं सोल्डरिंग आयरन में, सोल्डरिंग आयरन में पुराने टाइम लगाते थे, अब तो बहुत पहले बंद कर दिया है। अभी भी जहां नियॉन लैंप अभी यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इंडिकेटर के रूप में। सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो लगाते हैं ना एक इंडिकेटर भी, ये उप परिपथ बॉक्स में, तो वो कौन सा लैंप होता है, नियॉन लैंप। ठीक। ये जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध हमारे पास किसका होता है भाई, कार्बन। कार्बन प्रतिरोध होता है, वो लगभग 1 मेगा ओम का होता है। प्रतिरोध यदि ज्यादा होगा तो इसमें धारा क्या बहेगी भाई, कम। और धारा कम बहेगी तो इतना विद्युत झटके का खतरा नहीं है। इसलिए आप ऐसा नहीं इसको ले जाके 11,000 वाली लाइन चेक करो, 11,000 वाली चेक नहीं करनी है। फिर आपको उसमें फिर वोल्टेज धारा बढ़ जाएगा। इसलिए प्रतिरोध ज्यादा है तो ऐसा नहीं आपको करंट नहीं आता है, इसमें आपको करंट आता है, तभी तो परिपथ बनाना भाई। बिना परिपथ बने ये लैंप जलेगा क्या? आप पीछे या अंगुली टच करेंगे तभी तो लैंप जलेगा। यानी परिपथ पूरा बना कि नहीं बना? परिपथ तो पूरा बना। परिपथ बना मतलब धारा पूरा हुई, और धारा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और कम होनी चाहिए तो प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो प्रतिरोध कितना है, 1 मेगा। ठीक है। अब बताइए ये हमारे पास कितने वोल्टता के लिए काम लिया जाता है? मैं गलत क्लास में आ गया, वो गलत में आ गए? मैं तो सही हूं ना? फिर ठीक है। वोल्टता सीमा, वोल्टता सीमा का मतलब है कितने वोल्टेज तक इसकी जांच करनी है, मापन करना है। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टता सीमा। ठीक है। वोल्टता सीमा होती है 100 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। कहां से कहां तक काम लिया जाता है? 100 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक। अच्छा, आपके पीछे वाला बेस लेट छूटा था, बैठो बैठो बैठो। 100 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक। बैठ जाओ जल्दी बैठो भाई। 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक अधिकतम वोल्टेज कितना सहन कर सकता है? 500 वोल्ट। 250 नहीं, 250 वोल्ट तक तो काम में लेते हैं। अपने घर में 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो वोल्टेज रेंज किसको काम लेंगे, इसको। यदि 500 वोल्ट तक ले रहे हैं तब तक तो ये क्या है, सहन करने योग्य है। 500 वोल्ट के बाद में करंट इतना आ जाएगा कि आपको लगेगा दर्दनाक झटका। तो इसके लिए अधिकतम वोल्टेज सहन करने योग्य कितना होता है, 500 वोल्ट। अधिकतम सहन करने योग्य या अधिकतम वोल्टेज सीमा है 500 वोल्ट। इसमें से 300 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित होती है भाई? 300 माइक्रो एम्पियर। अब बताओ ये जो भाग है ये किसका बना हुआ है?
आप कह दो या तो सेल्यूलोइड कह दो या प्लास्टिक कह दो, है तो कुछ अलग ना, कुछ अलग ही तो होता है। तो ये हमारे पास कुछ अलग भाग है। कुछ अलग किसका होता है? प्लास्टिक या सेल्यूलोइड। अर्थिंग बिंदु पर यहां पर क्या है कि ये पीतल का बना होता है। इस बिंदु पर क्या रखी जाती है? उंगली रखी जाती है, जिससे परिपथ क्या होता है? पूरा होता है। ये हमारे पास धात्विक भाग है। जो आगे आगे वाला भाग ये क्या है भाई? बिट। भाई अलग अलग प्रकार के बिट हैं, तो कोई ना कोई तो ये बिट ही है, फ्लैट बिट कहलाता है। और पेचकस के रूप में ये कार्य काम में लिया जा सकता है। ये क्लिप है, होल्ड करने के लिए तो काम में लेते हैं क्लिप। और स्प्रिंग किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस ब्रोंज की। फॉस्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग बनी होती है। क्लियर? तो ये जैसा मैंने लिखा है वैसे आप उसमें लिखना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट तो कहाँ से बना के लिखेंगे? इसी में लिखना है जो आपके पास दिया पन्ना चित्र। हाँ, इस शीट में आप चित्र देख लो, उस चित्र के इर्द गिर्द ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखना, तभी समझ में। इसीलिए तो चित्र बना के दिया है। अब ये ऑनलाइन वाले कहेंगे हम कैसे लिखेंगे, ये एक तकलीफ। इसमें मैं कैसे दे सकता हूँ? हार्ड कॉपी तो कहाँ से ला कर दूँ? क्या हुआ? नहीं, टेस्ट नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? अब आपको कुछ भी दिख सकता है भाई। आप क्या अभी भागते भागते आए ना, लेट आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप कमरे से थोड़े लेट निकले, इसलिए चाय की थड़ी पे रुके नहीं थे, इसलिए आपको ऊपर नीचे दिखेगा। अब थोड़ी सी क्या कंपटीशन करने वाले बच्चों को काफ़ी सारों को चाय की थड़ी पर अटेंडेंस पूरी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आप जिस दिन यदि मान लो छुट्टियां पड़ जाए तो ये खुद बंद करके चले जाएंगे, इधर तो है ही नहीं कोई अब, है कि नहीं भाई? ऐसा ही माहौल है। पूछे कहाँ उपयोग में लिया जाता, वो तो पता है ना भाई, फेज की जांच के लिए। तो बताइए इलेक्ट्रीशियन का फ्रेंड कौन है? टेस्टर। यह विद्युत कार का मित्र कहलाता है। यही तो लेके, इसको ही तो लेके घूमता है। ऊपर लेना भाई, ऊपर लो, कमेंट कमेंट ऊपर लो। ओके।
देखो एक तो आप में से नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चों को एक कॉमन डाउट आता है कि ये इलेक्ट्रीशियन पढ़ते हैं तो क्या सब की तैयारी हो जाती है? तो ये इलेक्ट्रीशियन पढ़ने पर सब एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं वो नए टॉपिक ला के डालते हैं परीक्षा वाले, तो वो तो इसमें होता नहीं। यहाँ पर आपके जो निमी के या डीजीटी ने जो दिया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। इसरो पूरा है, डीआरडीओ पूरा हो जाता है, दिल्ली मेट्रो की पूरी हो जाती है, टेक्निकल हेल्पर हो जाती है, यूपीपीसीएल हो जाता है, इनके सारा सिलेबस हो जाता है। हरियाणा लाइन मैन वाले क्या करते हैं, वो 5-6 टॉपिक नए डाल के, मीटर रीडिंग और वो अलग डालते हैं। बीएसपीएसएल वाले भी 2-3 टॉपिक अलग डालते हैं, तो वो तो इसके अंदर होते नहीं है। बाकी लगभग 90% परीक्षाओं की पूरी तैयारी इसी एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से हो जाती है, कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं आता है। कुछ एग्जाम में 2-3 चैप्टर परिवर्तन होता है, जैसे अब की बार कनिष्ठ अनुदेशक राजस्थान का परीक्षा है, इनका बाकी पूरा सिलेबस सेम है। अब की बार उन्होंने एक नया टॉपिक डाला ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अपने इलेक्ट्रीशियन में तो था नहीं कभी, तो ऐसा कई बार नया टॉपिक आता है। लिख लिया? ओके। दूसरा ये क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर को दूसरा नाम क्या है? अरे संयुक्त प्लायर है क्या? प्लस संयुक्त कॉम्बिनेशन यानी कि बहुत सारा कंबाइन किया। संयुक्त मतलब क्या हुआ? बहुत सारा जुड़ा। तो संयुक्त क्यों कहा इसको? संयुक्त इसलिए कहा कि ये भाग अपने फ्लैट ग्रिप है कि नहीं है, ये किसी भाग को, चपटे भाग को मजबूती से पकड़ सकता है। ये पाइप ग्रिप है, ये किसको मजबूती से पकड़ सकता है? पाइप को। ये कटर है, वो क्या करता है? काटने के लिए काम में लिया जा सकता है। ये जॉइंट कटर जॉइंट को पकड़ने के लिए काम में लिया जा सकता है, और इससे किसी वस्तु को पकड़ के मरोड़ भी दे सकते हैं। तो बहुत सारा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये एक कार्य कर रहा है कि एक से ज्यादा कर रहा है? एक से ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए इस प्लेयर को क्या कहा? संयुक्त प्लेयर। यह है किसी वस्तु को पकड़ने, मरोड़ने व काटने के उपयोग में लिया जाता है। संयुक्त प्लेयर क्या होता है भाई? यह किसी वस्तु को पकड़ने, मरोड़ने में, काटने के उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसे संयुक्त प्लेयर कहते हैं। तो एक है हमारे पास पाइप ग्रिप, और एक कौन सा ग्रिप है भाई? फ्लैट ग्रिप। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा कटर हो गया भाई? जॉइंट कटर। जॉइंट कटर का मतलब है कोई जॉइंट वाला भाग को काटने के लिए, और साइड कटर मतलब तार के कोई भाग को काटने के लिए हम काम में लेते हैं। हैंडल हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए? विद्युत रोधक। इसके लिए 2 चीज़ें जरूरी है कि हैंडल का इंसुलेशन कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि इंसुलेशन कटा हुआ रह गया और आप कोई तार जोड़ रहे हो तो विद्युत का झटका आ जाएगा। कठोर स्टील से बना है। हैंडल का इंसुलेशन कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक विशेष सावधानी, इसको हथौड़ी की जगह काम में या इसको हैमर की जगह प्रयोग नहीं करें। कई बार हमारे पास हथौड़ी होती नहीं, इसी से टक 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 करने लग जाते हैं, वो कहते हैं खराब हो जाएगा, ये इसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी, और यहाँ इसका कटिंग वाला भाग क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो इसको कभी भी हैमर के रूप में प्रयोग नहीं लेना चाहिए। ओके, लेते हैं नहीं लेते हैं? कई बार ले लेते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। सर हम अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे, ऑफिस में हमारे कार्ड नंबर नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं।
अरे आपको ऑफिस में लिखवाना ही नहीं था। मैंने कहा मैं खुद ही आपको पन्ना दे दूंगा, मैं अपना आप ही लिखवा लूंगा। मैंने कहा ना क्लास में, भाई जिनको बाद में टेक्निकल पढ़ना है बाद में पढ़ लेना, आपको कोई तनाव नहीं लेना है, चिंता किसी को नहीं करनी है। आप उस दिन आए नहीं थे, बात हो गई थी, चले गए थे। आते तो रहते हो। टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो? टेस्ट आज दिया कि नहीं दिया? कल दिया? परसों? लास्ट कब दिया? तब दिया था। कितने नंबर आते हैं? अरे बताओगे तो तभी तो माथाफोड़ी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? कम नंबर आ रहे हैं तभी तो इधर ही हो। हम इसी माथाफोड़ी कर रहे हैं, नंबर बढ़े कैसे? इस नंबर बताने में कभी कोई शंका शर्म नहीं है, क्योंकि नंबर आपके डिस्प्ले होंगे, पूरा गांव को पता चलेगा कितने आए हैं। इससे अच्छा है कि अपने आप को पता होना जरूरी है। 35 से 40 आ रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ाओ। ये तो 35-40 इसने बताया, तेरे कितने आ रहे हैं? हैं? तो फिर इसने आपको क्यों बताया कि 35 से 40 आ रहे हैं तेरे? देखो भाई, अब आप टाइमिंग आइमिंग का कोई रोड़ा नहीं, सब ओढ़ा हुए हैं। यदि किसी की टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं बैठे तो हम पेपर तो टेलीग्राम पे देते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके भी तो टेस्ट दे सकते हो। देना तो टेस्ट ही होता है। टेस्ट का पेपर तो पढ़ा है, अभी भी पूरे पेपर पढ़े हैं टेलीग्राम पे सारे, हमने एक भी पेपर हटाया नहीं है। तो आप जाओ टेस्ट दीजिए और टॉपिक वाइज सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए और उसी टॉपिक अनुसार पढ़ के टेस्ट दीजिए। और जरूरी है टेस्ट देना। टेस्ट दोगे अब आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक सिंपल बात समझ लो, यदि पूरी सीरियस होकर नहीं पढ़े और बाद में आपको पता चला कि लोको पायलट के पद 5600 की जगह 15,000 किए जा रहे हैं, फिर माथा पकड़ोगे तो पोस्ट बढ़ने की तो गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि वापस वैकेंसी की गुंजाइश उतनी नहीं होती जितनी पोस्ट बढ़ने की होती है। क्योंकि इनसे एक बार तो चक्कर पूरा चलाया जा नहीं रहा है, हर साल कहां से चला देंगे ये? एक बार ही पूरा सर्कल कहां घूम ही नहीं रहा इनका, ठीक है ना? वो सर्कल अभी सीधा सीधा जा रहा है, वो मोड़ आई ही नहीं उसमें। इसलिए फायदा उसको होगा जो पढ़ रहा है। और परीक्षा के बाद भी पद बढ़ते हैं। पिछली बार CBT 1 के पद कब बढ़े थे? परीक्षा के बाद। अभी उनके SSGD वालों को बढ़े 26,000 से 46,000 हुए। तो फिर अपने भी कभी भी बढ़ सकते हैं, अपनी तरफ से पूरा रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, गुंजाइश तो बरकरार है, निजीकरण होगा नहीं तो पद ही बढ़ेंगे, और क्या होगा? ट्रेनें तो ढंग से चल नहीं रही है। आज और आशा हो गया ट्रेन का, तो कंचनजंगा ही नाम था ना, आज हुआ ना। तो मामला ये है। अगला है राउंड नोज प्लेयर। राउंड नोज प्लेयर क्या होता है कि मामला देखें नोज प्लेयर के बारे में, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्लैट नोज, एक होता है राउंड नोज। ऐसा चित्र बना के आपको साथ में एक ऐसा चित्र और बना के देते हैं, वो इसके जस्ट नीचे। तो ये कौन सा है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास फ्लैट नोज हुआ, ठीक है। और एक यदि मान लो ऐसा बना के तो ये हमारे पास किस प्रकार का है भाई? ये राउंड नोज है। ये हमारे पास कौन सा कहलाता है? राउंड नोज। तो एक होता है राउंड नोज और दूसरा कौन सा है? फ्लैट नोज, ठीक है। अभी इसको राउंड नोज या फ्लैट नोज को कहाँ काम में लेते हैं? संक्रिय स्थान पर किसी भाग को पकड़ने के लिए। बहुत छोटा सा भाग है, संयुक्त प्लेयर तो यहाँ से क्या होता है? आकार में मोटा होता है, इसलिए ज्यादा गहराई तक जा नहीं सकता। तो संक्रिय स्थान में किसी भाग को मजबूती से पकड़ने के लिए या मरोड़ने के लिए किसको प्रयोग लिया जाता है? नोज प्लेयर का।
संकरे स्थान पर पकड़ व मरोड़ के लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं जो संकरे स्थान पर छोटे नट होते हैं उसको खोलने और कसने में भी काम में लिया जा सकता है। स्क्रू नहीं, नट। छोटी जगह पर नट खोलना है, कसना है, तो वहां पर इसको काम में लिया जाता है। तो संकरे स्थान पर पकड़ व मरोड़ के लिए कौन सा प्लेयर काम आता है? नोज प्लेयर। नोज प्लेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो, या तो फ्लैट नोज होगा या राउंड नोज होगा। आपको रामायण बुक में एक सवाल मिलेगा, ऐसा नोज प्लेयर बनाया हुआ है, साथ में इसके जस्ट नीचे एक ये चित्र बनाया हुआ है, पूछा ये कौन सा प्लेयर है? फ्लैट नोज। सवाल ये था। रेडी? नहीं, रेडी रहना जरूरी है भाई पूरा। आपको चित्र को देखते ही चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसे ही लाइन होनी चाहिए। ये रटने वाली चीजें है भी नहीं, चित्र को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। लिख लिया? ओके। अगला है हमारे पास, ये कौन सा है? साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर होता है, ये हमारे पास छोटे तारों को काटने के लिए या पतली धात्विक सीट को काटने के लिए काम में लिया जाता है। छोटे तार या पतली धात्विक सीट को काटने के लिए इसमें केवल कटरी होता है, इसका कार्य केवल काटना ही होता है, इसके लिए इसका कोई कार्य नहीं है। तार या पतले धात्विक सीट को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साइड कटिंग प्लायर। लिख लिया? इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसका कार्य क्या होता है भाई? तारों को छीलने के लिए। ठीक है, तार को छीलने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग करते हैं। और तार को छीलना है तो आप बताइए इसमें चाकू कितने डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए? 20 डिग्री। अब यदि मान लो कई ऑप्शन आ जाए तो 20 डिग्री से कम नहीं रखना चाहिए, 20 से 45 डिग्री के बीच भी हो सकता है, लेकिन कहाँ रखना चाहिए? 20 डिग्री। चाकू का झुकाव 20 से 30 डिग्री। वैसे परफेक्ट कौन सा होता है भाई? 20 डिग्री। चाकू का झुकाव ये है। ओके, अब देखिए
कि ये ब्लेड की लंबाई कौन सी कहलाती है? यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहलाती है भाई? ब्लेड की लंबाई। यहां से यहां तक लंबाई किसकी कहलाती है? ब्लेड की लंबाई। यानी ये हमारे पास मुख्य ब्लेड है। ओके। स्क्रैपर ब्लेड का कार्य होता है अवांछित भाग को हटाना, यानी कचरा हटाना। कई जगह पर अवांछित भाग का मतलब है आपने कोई तार आप जहाँ काम ले रहे हो वहाँ कुछ और भाग काटा हुआ था पाइप का, तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार का भाग आ गया कि तिकोने से निकल गए, जिससे आपके तार के कटने के या तार को हानि पहुंचाने के चांसेज है। तो इस स्क्रैपर ब्लेड की सहायता से उसको क्या कर दोगे? छील देंगे, अतिरिक्त भाग को हटा दोगे। तो इस स्क्रैपर ब्लेड का कार्य अवांछित भाग को हटाना। अवांछित भाग धातु का भी हो सकता है, तो कोई सा भी होता है, अवांछित भाग को हटाना हमारे पास स्क्रैपर ब्लेड का कार्य है। इलेक्ट्रिशियन चाकू है, तारों को छीलने के लिए काम में लिया जाता है। उसमें चाकू का झुकाव कितना डिग्री होता है भाई? 20 डिग्री से 30 डिग्री। वैसे परफेक्ट साइज क्या रहती है? 20 डिग्री। लिख लिया? ओके, अगला देखें। चलो, अगला हमारे पास है पेचकस। पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर का मतलब ये है स्क्रू को ड्राइव करने वाला, यानी स्क्रू को खोलने में कसने वाला। आप इसका वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं भाई? एक तो बिट के आधार पर, एक हमारे पास लंबाई के आधार पर। बिट के आधार पर हम दो प्रकार के ज्यादा काम लेते हैं। एक तो लेते हैं फ्लैट बिट, एक उसे प्लस वाले को हम कहते हैं क्रॉस बिट। तीसरा आप लेते हैं यू टाइप बिट होता है, जिसका हम प्रयोग कम ही करते हैं। ये दो तो आप कॉमनली यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? फ्लैश टाइप और क्रॉस बिट। फ्लैट मतलब एक ही भाग होता है फ्लैट, एयर क्रॉस का मतलब प्लस बना होता है, नहीं होता इसमें स्क्रू ड्राइवर में आगे प्लस। तो वो दो प्रकार, ज्यादातर बिट का आधार वैसे होता है। लंबाई के आधार पर क्यों लेते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही टॉर्क क्या होगा? ज्यादा। आपको बहुत मजबूती से कसना है तो छोटा पेचकस नहीं कस सकता, फिर आपको पेचकस क्या लेना पड़ता है? बड़ा। बड़ा पेचकस क्या करता है? ज्यादा मजबूती से कस देता है। इसका मतलब टॉर्क उसी में ज्यादा होगा जब लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। बल अगुण टॉर्क कहलाता है। बल अगुण लंबाई के समानुपाती है। ठीक है, ये जो भाग है ये हमारे पास कुचालक का भाग होता है, ये हमारे पास सेल्यूलोइड का बना होता है, सेल्यूलोइड या प्लास्टिक। इस पर हथौड़े की चोट नहीं करनी चाहिए।
लिख ले भाई। इस स्क्रू को खोलने में कसने के लिए, और वर्गीकरण इसका दो प्रकार से होता है। जिसमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए उसकी लंबाई भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू टाइप हम सामान्यतः काम नहीं लेते हैं। यू टाइप में आगे बिट क्या होता है, इस प्रकार होता है, जो कोई अवांछित भाग को हटाने के लिए भी काम में लिया जाता है, या कोई आपका स्क्रू वगैरह फंसा होता है ना, उसको निकालने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो यू टाइप का वैसे काम होता है। यू टाइप का कार्य उस प्रकार के भाग में रहता है। कोई बड़ी मशीनों में भी काम में लिया जा सकता है। सामान्यतः मशीनों के अंदर हमारे पास दो ही प्रकार के काम लेते हैं, एक होता है फ्लैट और एक होता है क्रॉस। अगला होता है हथौड़ा। तो पहली बात है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो हथौड़ा काम में लिया जाता है वो 250 ग्राम या 400 ग्राम। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है भाई। कैसे होता है भाई? आकार के आधार पर और वजन के आधार पर। और दूसरा किस पर होता है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कौन से आकार होता है भाई? एक हमारे पास होता है बॉल पिन, एक होता है क्ले हैमर, और एक हमारे पास पिन प्रकार का भी होता है, एक होता है फ्लैट टाइप का। हम अलग अलग जगह अलग अलग हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्ले हैमर का प्रयोग है कील को निकालने के लिए, कील को निकालने के लिए। बॉल पिन हैमर का मतलब है गोलाई देने के लिए। जैसे मान लो आपको एक सीट है, धातु सीट को ऐसे मोड़ना है, तो एकदम से वो उसी हथौड़े से लगातार चोट करते हैं तो वो ऐसे चादर धीरे धीरे मुड़ती है ना, तो मोड़ देने के लिए बॉल पिन का, गोलाई देने के लिए। फिर इसमें सवाल पूछा जाता है कि कौन सा हैमर कहाँ कहाँ में, इसमें भाग कौन से होते हैं। ये तो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, हैंडल। ये चिकनाई रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकनाई रहित। ये हमारे पास क्या कहलाता है इसका भाग भाई, बताओ? चिक। ये भाग क्या कहलाता है? चिक। ये जो भाग होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? आई होल। ये लिखा हुआ है आई कहलाता है, आई होल। ये कहलाता है फेस। ये क्या कहलाता है? फेस। ये वेड्स क्या होता है? जैसे हम कहते हैं फच्चड़ हिंदी भाषा में, और मारवाड़ी में कहते हैं फाड़ी। अरे भाई हथौड़े में डंडा ढीला हो जाए तो आप इसको कैसे टाइट करेंगे? हैं? कील दोगे, या लकड़ी की दोगे, या लोहे की कील दोगे, या लकड़ी की छड़ देंगे, जो भी देंगे उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते? चाबी। थाने तो मंठा थे तो मारला दिन ले हो बच्चा, थारा कुछ अलग बोला। चाबी। और ये जो और फावड़े में इसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हो? उसी में चाबी बोलते हो।
शुद्ध गांव की भाषा नहीं है। गांव की भाषा तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आपके गांव की भाषा अलग है, अलग अलग गांव की भाषा अलग अलग है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेड्स, हिंदी में कहते हैं फच्चड़, और बाकी ये लिखा हुआ आपको यही आता है। ये होता है कि जब इसमें हमारे पास चाहे फावड़ा हो चाहे हथौड़ी हो, इसका डंडा ढीला हो जाए तो इसको टाइट करने के लिए या तो कील का सहारा लेके या फिर लकड़ी का अतिरिक्त भाग का सहारा लेके इसको मजबूत किया जाता है, टाइट किया जाता है। ओके, अगला लो। अब इतना रुकना होता है फिर मैं आपको फोटो कॉपी ये देते ही क्यों भाई, आप खुद ही बनाते हैं, चित्र ही बना लेते हैं। चित्र बनाए बनाए दे रहे हैं फिर भी आप रुकवा रहे इतने। अगला है सेंटर पंच। सेंटर पंच में ये होता है, देखो सेंटर पंच को कार्य क्या होता है, ड्रिल करने के लिए। और ड्रिल करने के लिए कितने डिग्री पर होता है भाई, 90 डिग्री पर। ठीक है, सेंटर पंच का प्रयोग यहाँ किया जाता है 90 डिग्री कोण पर। ठीक है, यदि मान लो इसका आप प्रयोग मार्किंग के लिए करोगे तो मार्किंग के लिए होता है, इससे 60 डिग्री पर काम में ले सकते हैं। होता यही, बस इसको क्या बोलेंगे, डॉट पंच। मार्किंग यानी निशान को अंकित करने के लिए काम में लेना केवल, तो कितने डिग्री पर किया जाता है भाई, 60 डिग्री। और ड्रिल मशीन लगानी है तो इधर ड्रिल मशीन सीधी लगाओगे तो इधर उधर फिसलन होगी, तो सही जगह पर ड्रिल नहीं करेगी। तो आप ऐसे सेंटर पंच को लेकर 90 डिग्री पर एक हथौड़ी से मारेंगे, पंच हो गया, फिर उसकी जगह आप ड्रिल आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए ड्रिल करने के लिए कितना डिग्री पर आना चाहिए भाई, 90 डिग्री पर। ये हमारे पास बीच में क्या होती है भाई, नरलिका। क्यों होते हैं, मजबूत पकड़ के लिए, यही काम होता है ना भाई। मजबूत पकड़ के लिए यहाँ पर क्या काम ली जाती है, नरलिका। ये हमारे पास आगे वाला भाग क्या होता है, बिट होता है, कितना डिग्री पर लगाया जाता है, 90 डिग्री पर। तो ये है सेंटर पंच का मामला। कठोर स्टील का बना हुआ होगा। एक लिख दो, हाई कार्बन स्टील से निर्मित। तो ड्रिल करने के लिए उससे पहले आप धात्विक सीट के ऊपर निशान अंकित करते हैं, कितना डिग्री कोण रखना चाहिए, 90। लेकिन कोई मार्क, ये हमारे पास कौन सा टूल है, तो मार्किंग टूल है, निशान करने वाली टूल है।
तो ये मार्किंग टूल है। तो मार्किंग के लिए काम लोगे तो ये कौन सा पंच कहलाएगा? डॉट पंच। और डॉट पंच कितने डिग्री में काम लिया जाता है? 60 डिग्री कोण। हो गया। अगला पोकर या सुआ। तो पोकर या सुआ क्या होता है भाई? ये हमारे पास कहाँ काम लेते हैं? लकड़ी में छिद्र करने के लिए, या ये है पोकर या सुआ। आवाज नहीं भाई। धात्विक सीट पर उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास नुकीला भाग है। लिख ले भाई। इसका पोकर है। सुआ की इंग्लिश होती है ब्राडाउल। कई जगह ब्राडाउल लिखा होता है कि ब्राडाउल कहाँ काम लिया जाता है? लकड़ी में छिद्र करने के लिए, लेकिन धात्विक सीट पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे पोकर के हो चाहे शुआ के हो। शुआ को एक सूजा भी लिखा जाता है। हो गया। ये हमारे पास मापक स्टील टेप है। इसमें फ्लेक्सिबल स्टील को प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल स्टील। फ्लेक्सिबल स्टील का मतलब है जो स्टील मुड़ता हो। तो ये क्या होनी चाहिए भाई? पतली शीट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल स्टील कम कार्बन की मात्रा होती है और इसमें ये जो है ना एक स्टॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉपर का कार्य स्टॉप करना। अपन को कई बार इसको रोकना होता है, अंगूठा लगाता है ना, जोर से दबाते हैं कि भाई ताकि मेजरमेंट कर सकें। उन्होंने कहा कि ये लो हम ही लगा देते हैं। तो स्टॉपर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी? यहीं पे लॉक हो जाती है। इसलिए स्टॉपर भी इसमें काम में लिया जाता है। और फ्लेक्सिबल स्टील होती है। इसके अंदर हमारे पास स्प्रिंग होता है। अंदर क्या होती है? इसमें स्प्रिंग होती है जो इसको रोल ओवर करती है, यानी वापस खींचती है स्प्रिंग के द्वारा ही। यह सामान्यतः कितना होता है भाई? सामान्यतः 4 मीटर या 5 मीटर के होते हैं। सामान्यतः 4 मीटर या 5 मीटर के।
5 मीटर में तकरीबन 15 फुट होते हैं, 4 मीटर में 12 फुट होते हैं। कई 12 फुट के और 15 फुट के होते हैं, क्योंकि इसके एक तरफ आपके फुट में लिखा होता है, एक तरफ मीटर में लिखा होता है। अब कोई पुराने वाले छोटे वाले होंगे जो 10 फुट के भी होते होंगे, बट सामान्यतः कितने मीटर के होते हैं? 4 या 5 मीटर का। क्लियर? तो ये हमारे पास मापक स्टील टेप है, मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो आज इतना ही देखेंगे, आगे कल ही पढ़ेंगे।